हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है ये, जिसे हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने 9th चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पढ़ा, यानी ऑप्टिक्स के रे प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, यानी किरण के गुण को पढ़ा। और उसमें हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाएं, साथ में वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, इन सब की घटनाएं देखी। साथ में हम वहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो ये एक नई प्रॉपर्टी है ऑप्टिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, पर इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंग की तरह चलती है, यानी प्रकाश दो प्रकृति का होता है। प्रकाश के पास डुअल नेचर होते हैं। आज के मॉडर्न युग में तो वेव नेचर को भी और रे नेचर को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अभी ये कंप्लीटली फिक्स नहीं हुआ है कि प्रकाश वेव है या रे है, ठीक है, या कॉर्पस्कल्स की तरह ट्रीट करती है। ये बातें फिक्स नहीं हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम कॉर्पस्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं ऑप्टिक्स के जिन्हें हम वेव नेचर से प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए साइंटिस्टों ने ये मान लिया है कि प्रकाश डुअल नेचर का होता है। लेकिन हम सब नेचर को मानेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कल से हम आप लोगों को बता दें कि कल से हम लाइव आने वाले हैं। तो प्लीज़ 7:30 बजे के टाइमिंग से आप लोग तैयार रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। आज ये जो सेशन चल रहा है यहाँ पर, ये ऑफलाइन यानी रिकॉर्डेड वीडियो आज भी हम डाल रहे हैं, पर नेक्स्ट डे यानी कल से हम आप लोगों को लाइव क्लासेस देंगे, वो भी वेव ऑप्टिक्स का ही। तो प्लीज़ आप भूलें नहीं, 7:30 पर लाइव आ जाएं और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाएं और तैयारी के साथ पेन पेपर लेकर बैठें, ताकि आप नोट खुद से बना सकें। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात ये भी है कि यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, केवल वीडियो देखकर कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो समझिए, फिर हम इसके जो नोट्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा देंगे। आप नोट्स वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी नोट को तैयार कर लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए भी। और वैसे हमारा सजेशन ये रहेगा कि नोट्स आप लेक्चर को देखकर खुद से बनाएं। तो इतनी बातें तो आप लोगों को याद रखनी है, और नेक्स्ट डे से प्लीज़ 7:30 पर आप लाइव आ जाएं। हमारा लाइव सेशन रहेगा अगले दिन से। आज रिकॉर्डेड आज ही से हमारा लाइव क्लासेस का सिस्टम था, पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, और साथ में हमने इसका अनाउंसमेंट भी अच्छे से नहीं किया था, इसलिए लाइव नहीं आ पाए। तो दो कारण इसके फंस गए, इसलिए हम लाइव नहीं आए, पर नेक्स्ट डे से प्रॉमिस करते हैं लाइव आएंगे और आप भी 7:30 पर तैयार रहें। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं कि वेव ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक क्या है। पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका है। यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का जो ये वेव नेचर हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले ये वेव नेचर की जो प्रॉपर्टी है किसने दिया? हाइगेंस ने दिया था। लेकिन इससे पहले जो फिजिक्स के फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने अपना एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, जिसे हम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। हिंदी में न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसी को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले रेनी डेकार्ते नामक साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहते हैं। पर इन्होंने ज़्यादा इस पर काम नहीं किया, इसलिए उनको मान्यता नहीं दी गई। न्यूटन ने इस पर थोड़ा अपना एक जो ऑप्टिक्स नामक बुक है, फेमस बुक है उनकी, उसमें कणिका सिद्धांत को डिटेल में लिखा।
इसलिए न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेमस हो गई और उन्हीं के नाम से ये जानी जाने लगी, उन्हीं को इसमें प्राथमिकता भी दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। इन्होंने यह थियरी सन 1675 में दी थी और इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो छोटे छोटे पार्टिकल को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है, और इन कणों का जो शेप एंड साइज होता है वो अलग अलग होता है, साथ में इलास्टिक होते हैं और मासलेस भी होते हैं। अगर मासलेस ना होते तो ये प्रकाश किरणें जो हम पर पड़ रही हैं, इनमें अगर मास होता तो हमारे सर पर चोट लगती और सर फूटने के भी चांसेस रहते। एक दिन में नहीं फूटता, पर हमेशा हम प्रकाश स्रोत में रहते हैं, तो ये अगर हमारे ऊपर पड़ते तो हमें मतलब नुकसान भी पहुंचाते। तो पहली बात इन्होंने क्या बताई, फर्स्ट इन्होंने बताया एवरी लाइट sources emits tiny या स्मॉल पार्टिकल भी लिख सकते हैं, टाइनी पार्टिकल कॉल्ड corpuscles। ठीक है, यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत छोटे छोटे कणों को उत्सर्जित करता है, जिन्हें हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, यानी कणिका कहते हैं। ठीक है, और याद रखें ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ होते हैं, यानी इन्हें अगर विरूपक बल लगाकर इनमें परिवर्तन करना चाहें तो बल हटाने के बाद ये पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इन्हें इनका आकार बदला नहीं जा सकता। फिर ये क्या होते हैं, रिजिड भी होते हैं, दृढ़ होते हैं, साथ में मासलेस भी होते हैं, मासलेस होते हैं और डिफरेंट शेप्स एंड साइज के भी होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो ये बातें भी आपको समझ लेनी है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, कण होते हैं, ये हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कॉर्पस्कल्स always travel in straight line हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा सीधी रेखा में चलेंगे। जैसा कि आपको बताया गया प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। देखो बेटा, प्रकाश आपने पढ़ा है कि ऐसे सीधी रेखा में चलती है इस तरह से, लेकिन इन्होंने बताया ये जो सीधी रेखा में प्रकाश चलती है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस तरह से ये कण सीधी रेखा में चलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि यह एक किरण के रूप में आगे बढ़ता है, एक लाइन में जाते हैं। ठीक है, जैसे चींटियां एक लाइन में चलती हैं और आपको एक लाइन दिखती है, ठीक उसी तरीके से ये पार्टिकल भी क्या करते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं और हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। और यहाँ पर याद रखें तीसरी बात इन्होंने बताई, कॉर्पस्कल्स जो होते हैं डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कॉर्पस्कल्स हैव different speed in different
मीडियम, डिफरेंट मीडियम, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में इनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। साथ में तो ये तो बता दिया गया कि डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। और चौथी बात इन्होंने बहुत गड़बड़ बता दी, है ना। हालांकि पहले था तो चाहे गड़बड़ हो या फिर सही हो, पहले इन्होंने यही बताया। देखिए, उन्होंने उस टाइम जो अपना कंसेप्ट दिया उस टाइम के लिए सत्य था। बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता चला कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाद में ये पता चला, पर अगर इन्होंने ऐसा खोजा ना होता तो आदमी उस पर रिसर्च कैसे करता, उसे सुधारता कैसे, तो पता नहीं चल पाता। इसलिए ये थ्योरी, कोई भी थ्योरी गलत नहीं होती है, पहले वो एक बेस होता है आगे के एक मतलब इन्वेंशन के लिए, ठीक है। पहले गलत होगा तभी इन्वेंशन से वो सही होता है, ठीक है। तो ये क्या बताया उन्होंने कि जो कार्पस्कल्स होते हैं डिफरेंट स्पीड और रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम में, यहां पर देखिए डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो रेयर की अपेक्षा अधिक होती है। हम कहें दूसरी भाषा में वाटर क्या होता है, एयर से डेंसर होता है, डेंसर का मतलब सघन होता है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इन्होंने बताया, जैसे वाटर में बताया कि एयर की अपेक्षा ज्यादा होगी। आज आपको पता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है, लेकिन ये थ्योरी न्यूटन के थ्योरी के बाद ही आई है, लेकिन इससे पहले उन्होंने यही बताया है। क्यों बताया, रीजन क्या था, ये बात अभी हम समझेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने ये बताया कि जैसे जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है, और यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है। जैसा कि आप प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर कणिका सिद्धांत है, तो यानी ये कणों के रूप में प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, इससे जब टकराई तो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, यानी यहाँ पर पार्टिकल की जो संख्या है वो अधिक है, ठीक है। और ये ज्यादा भी होता है, इसलिए क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल नजदीक नजदीक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा हैं इसलिए फोर्स अधिक लगाते हैं। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो इस मीडियम की अपेक्षा अधिक हो जाता है, इसलिए ये पार्टिकल को होते हैं तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, तो इस डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा न्यूटन ने बताया। तो देखेंगे, और उसके बाद साथ में यहाँ पर पांचवा रूल इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव different shapes and size, ठीक है। मतलब अलग अलग कलर, जैसे प्रकाश में आप जानते हैं 7 रंग होते हैं, तो उन 7 रंगों में जो अलग अलग पार्टिकल हैं, 7 रंगों के अलग अलग रंगों का जो शेप एंड साइज होगा वो अलग अलग होगा। जैसे हम कहें कि एक रॉड होता है या बल्ब हम बता दें, जैसे ये ट्यूबलाइट्स है, ट्यूबलाइट से जब प्रकाश किरणें निकल रही हैं तो ये किरण नहीं निकल रही है, बल्कि क्या हो रहे हैं, पार्टिकल निकल रहे हैं, और ये पार्टिकल का जो शेप एंड साइज होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। और साथ में अलग अलग कलर के अलग अलग शेप होंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं प्रकाश में 7 रंग हैं, विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा है, विबग्योर। तो यहाँ पर वायलेट का शेप अलग अलग होगा, इंडिगो का अलग, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, ऑरेंज का अलग, और रेड के प्रकाश के कणों का जो आकार होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा इन्होंने बताया।
अब हम समझेंगे कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग किन किन चीजों की व्याख्या की जा सकती थी और किन किन चीजों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आप समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की और कौन कौन सी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो यहां पर समझेंगे, इसमें समझते हैं कैन एक्सप्लेन और कैन नॉट एक्सप्लेन। यहां पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो सकती है। जैसे ये हमारा क्या होता है, दर्पण है, तो दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, किरणें नहीं बल्कि ऐसे पार्टिकल आपतित होता है, तो इससे टकराकर वो उसी माध्यम में क्या होता है, इस तरह से लौट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और साथ में दूसरा इन्होंने बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आप अभी अभी हमने बताया कि जब एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम जैसे हमने कहा रेरर, ठीक है, रेरर मीडियम है, और सेकंड हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। और अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जैसे जा रही है, जैसे रेरर से डेंसर में ऐसे जा रही है, तो प्रकाश नहीं बल्कि हमने क्या कहा, पार्टिकल जाते हैं। और ये पार्टिकल क्या होंगे, जब नेक्स्ट मीडियम में जाएंगे, और आप जानते हैं डेंसर है तो यहाँ पर इसमें पार्टिकल की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। और आप जानते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ढेर सारे पार्टिकल हैं, इसलिए ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, इसलिए तेजी से खींचते हैं। और ये क्या होता है, जहां पर टकराया है उधर नेट फोर्स क्या होता है, इसके नीचे की ओर होता है। इसलिए रेरर से डेंसर में जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो क्या होती हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं ये इंसिडेंट एंगल बनाता है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बनाता है, यानी आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण बनाता है। और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ये जो होता है प्रकाश जब विरल से सघन में जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने लगता है। अब हम समझेंगे कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो पहला क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को नहीं कर पाती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण एक प्रकाश की घटना है और उसे हम इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर समझिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को नहीं कर पाए। डिफ्रैक्शन, ध्यान देंगे, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ये व्यतिकरण है और ये विवर्तन होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या होता है, व्यतिकरण। और साथ में तीसरा जो होगा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, ध्रुवण। क्या होता है, ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण की घटना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसके अनुसार, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। इसे हम वेव नेचर यानी वेव थ्योरी के अनुसार ही कर सकते हैं। यानी प्रकाश में जब वेव नेचर हम पढ़ेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश का वेव नेचर क्या है। इससे पहले एक छोटा सा डाउट यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये बताया था कि डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, रेरर की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन इसी डाउट्स को दूर किया
फोकॉल्ट ने 1850 में, हालांकि इससे पहले 1678 में ही हाइगेंस ने ये बता दिया था कि प्रकाश की जो चाल है वो रेयर में अधिक होती है, डेंसर में कम होती है। पर इसका अधिक जो सहयोग तब मिला जब 1850 में फोकॉल्ट नामक साइंटिस्ट ने यह बताया अपने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया, क्या किया? प्रूव किया कि रेयर में क्या होता है, डेंसर की अपेक्षा स्पीड अधिक होती है। लेकिन इससे पहले इसी 1675 के बाद ही हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने यह बता दिया कि रेयर में स्पीड क्या होती है, अधिक होती है। तो अब हम समझेंगे अपना इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और इस टॉपिक में हाइगेंस तरंग सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारे वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत होती है। मैं कहूँ तो वेव ऑप्टिक्स का आगाज होता है। तो चलिए शुरू करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसे नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करें, नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जिसे हम हाइगेंस वेव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, HUYGENS, हाइगेंस वेव थियरी। देखिए, इन्होंने यह बात 1678 में बताई थी। जैसा कि अभी न्यूटन को देखा आप लोगों ने 1675 में बताया, लगभग मान सकते हैं इसी इरा में, मतलब इसी दशक, इसी ईस्वी में यह बात भी बिल्कुल 3 साल बाद इन्होंने हाइगेंस ने अपने वेव थियरी को दिया था। और इन्होंने क्या बताया? पहली बात उन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है वो कणों की तरह व्यवहार नहीं करती और वह सीधी रेखा में नहीं चलती है, बल्कि वह प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करती है। इन्होंने बताया ये मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स होती क्या हैं आप जानते हैं? जो मैकेनिकल वेव का मतलब होता है यांत्रिक तरंगे, और यांत्रिक तरंगे 2 तरह की होती हैं। हम कह सकते हैं कि पहला क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुप्रस्थ तरंग लिखें, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इस तरह से जो चलती हैं। जैसे देखो, आप एक क्या करो, सामने एक रस्सी बांध दो दीवार में और इसे एक बम्प करो, ठीक है? तो ऐसे वेव्स इस तरह से जाती है और दीवार से टकरा जाएगी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, रस्सी में जो रस्सी के पार्टिकल हैं वो ऊपर और नीचे ट्रेवल, मतलब कंपन करने लगते हैं ना, ऑक्सीलेट करते हैं, और जो वेव्स है वो आगे की तरफ जाती है। तो ध्यान दें, उसकी वेव्स की डायरेक्शन आगे है और इनके ऑक्सीलेट करने की डायरेक्शन अप एंड डाउन है। तो इसके बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा ना। तो यानी पार्टिकल के कंपन यानी ऑक्सीलेट करने के और वेव्स के ट्रेवल करने की जो दिशा होती है वो 90 डिग्री यानी लंबवत होती है। तो ऐसे वेव्स को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, ये हमारा क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट, ठीक है? याद रखें, क्रेस्ट का मतलब हिंदी में श्रृंग होता है। क्या होता है बेटा? श्रृंग। और ये जो डाउन होता है ना, इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है गर्त, ठीक है? और ये भी श्रृंग होगा, आगे फिर थ्रस्ट बनेगा, इसी तरह से। और एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग की बीच की जो लंबाई होती है, या एक गर्त से
दूसरे गर्त की जो लंबाई होती है वह एक तरंग दैर्ध्य कहलाती है। लैम्डा, लैम्डा को क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो ये तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के ट्रेवल करने की ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग ऐसे क्या होते हैं? कई फेरे होते हैं। तो अगर आप एक स्प्रिंग को खींच लीजिए और उसको छोड़िए, स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो कहीं कहीं पर जो फेरे होते हैं नजदीक होते हैं, और कहीं कहीं पर ये जो कॉइल बनी होती है वो दूर दूर होती है। फिर कहीं कहीं पर क्या क्या होता है? पास पास। जहां पर पास पास होंगे उन्हें हम संपीड़न की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। और जहां दूर दूर होते हैं वहां पर विरलन होता है, विरलन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये हो जाएगी, एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न या एक विरलन से दूसरे विरलन के बीच की जो लंबाई होगी वो हमारी लैम्डा हो जाएगी। यहां से यहां तक की लैम्डा, मतलब दोनों में तरंगदैर्ध्य बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से वेव्स इस तरह की होती है, मैकेनिकल वेव्स। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। बाद में हालांकि ये बात कंफर्म हो गई कि प्रकाश जो है वो यानी लाइट जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे ही हैं, लेकिन इससे पहले केवल उन्होंने ये बताया। तो कुछ साइंटिस्टों ने इस पर विचार किया और उन्होंने पूछा कि भाई हाइगेंस साहब ये बताओ मुझे कि वेव को चलने के लिए तो मीडियम की आवश्यकता होती है। भाई जब तक मीडियम के पार्टिकल ऑक्सीलेट नहीं करेंगे तो वेव्स ट्रेवल कैसे करेगी? नहीं जा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि प्रकाश मैकेनिकल वेव्स हैं, अगर वो ऑक्सीलेट कर सकती है तो इसका मतलब है तो उसमें मीडियम होना चाहिए, बिना मीडियम के तो प्रकाश जा ही नहीं सकती है। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि प्रकाश सूर्य से जब आ रही है तो बीच में क्या होता है? वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, तो वहां से कैसे हम तक ट्रेवल कर जाती है, ये हमें बताओ। अब बेचारे हाइगेंस फंस गए। उन्होंने क्या किया? कुछ दिनों तक सोचा और उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की और उन्होंने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में एक ईथर मीडियम है। क्या है? ईथर मीडियम। इन्होंने क्या बताया? एक ईथर मीडियम है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ठीक है। और इस मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और मासलेस होते हैं, उनमें मास नहीं होती है, मतलब द्रव्यमान रहित होते हैं, इलास्टिक होते हैं। और साथ में इन्होंने बताया कि इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी इस मीडियम ईथर मीडियम की जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है, डेंसिटी कम होती है, कम होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। डेंसिटी भी कम होती है और लेकिन पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब जहां पर वैक्यूम है, उन्होंने ये बता दिया कि वैक्यूम दुनिया में कहीं है ही नहीं। जहां पर वैक्यूम है वहां पर भी एक ईथर मीडियम है और जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि मासलेस हैं, इलास्टिक हैं और साथ में उनकी डेंसिटी कम है, इसलिए प्रकाश वहां से भी ट्रेवल कर जाती है। ये भाई हाइगेंस साहब ने बताया। अब इस बात को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई, क्यों? क्योंकि उस समय न्यूटन का वर्चस्व बहुत अधिक था, इसलिए इनकी इस सिद्धांत को ज्यादा माना नहीं गया। लेकिन बाद में जैसे आप लोग जानते हैं कि मैक्सवेल का जो तरंग सिद्धांत है, उन्होंने बताया था कि एक विशेष प्रकार की तरंगे होती हैं जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं और ये ऐसी शक्तिशाली तरंगे हैं जो बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर जाती हैं। इससे इन्हें मदद मिली और इन्होंने बताया कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो बिना माध्यम के भी ट्रेवल कर जाती हैं। ये बाद में इन्होंने बताया, लेकिन इस टाइम इन्हें इस बात से मान्यता नहीं मिली थी, ठीक है। तो अब लेकिन हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो यही है, ठीक है। इसे आपको समझना पड़ेगा कि हाइगेंस ने सन 1678 में यही बताया था। तो सिद्धांत तो भाई जो बताया था टाइम के हिसाब से आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो उन्होंने बताया था, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बात गलत है तो हमें इस सिद्धांत से इसे हटा देना, नहीं,
सिद्धांत जो है उसे आपको लिखना ही पड़ेगा। और देखिए तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, तीसरी बात इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश का जो वेग है वो बहुत अधिक है। लाइट, यहां लिखें लाइट वेलोसिटी, ऐसे लिख लें हिंदी में, प्रकाश का वेग अधिक है परंतु नियत है। मतलब बहुत तेजी से प्रकाश चलता है लेकिन निश्चित चाल से चलता है। जैसे आप जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये आप जानते हैं। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है लेकिन नियत होता है, ये इन्होंने बताया। अब देखिए चौथी बात, इन्होंने ये तो बता दिया। देखिए पहले इन्होंने कहा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। लेकिन फ्रेनेल ने ध्रुवण पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, ध्रुवण की घटना से सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। क्या किया? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस तरह से इन्होंने अपने तरंग सिद्धांत को दिया और इसमें से कुछ बातें फ्लॉप थी और कुछ बातें सही थी। तो अब देखिए, हालांकि इस बात और इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश, पांचवा जो इन्होंने ये बताया, इस बात को भी लिख लेंगे। पांचवी बात तो बताना भूल ही गए कि इन्होंने ये भी बताया कि रेरर मीडियम में प्रकाश की जो चाल है वो डेंसर की अपेक्षा अधिक होती है, ये इन्होंने बताया। लेकिन फिर भी इसे माना नहीं गया। लेकिन जब अभी हमने बताया कि फोकाल्ट ने 1850 में जब ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है, तो एक्सपेरिमेंट के जरिए जब इन्होंने बताया तो इस बात की भी मान्यता इन्हें मिल गई और इनके इस बात को भी माना जाने लगा। अब इसके बाद जब इन्होंने ये बताया कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करती है, तो इन्होंने और भी कुछ कंसेप्ट दिए जिसे हम समझेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि आगे क्या होगा। आप इस नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, हाइगेंस ने जब ये बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, तो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसे उन्होंने कहा तरंगाग्र, जिसे हम इंग्लिश में वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, नाम क्या रखा उन्होंने? तरंगाग्र शब्द नाम रखा। और इस तरंगाग्र का इंग्लिश होता है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? उन्होंने कहा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो उस प्रकाशिक माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर उपस्थित समस्त सभी कण कंपन की समान कला में हों,
तरंगाग्र कहलाता है। या हम कहें कला में हो उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। अब आप समझिए कि ये कैसे होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया है कला। कला क्या होती है? देखिए, जब वेव चलती है इस तरह से, सपोज ये ट्रेवल कर रही है, तो कला शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, कला क्या होती है इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, कला किसी क्षण किसी कण की स्थिति तथा दिशा बताने वाले कारक को कला कहते हैं। यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, कण की स्थिति तथा दिशा को बताता है क्या? कला। जैसे यहाँ पर पार्टिकल जब इसमें मूव कर रहा है, मतलब ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जैसे जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये यहाँ पर पहुंचा, तो ये सबसे क्रेस्ट पर है और साथ में इसकी दिशा ऊपर की ओर है। और जब ये डाउन होता है तो नीचे की ओर दिशा रहती है और इसकी स्थिति नीचे होती है। तो स्थिति और दिशा बताने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ठीक है, तो ये कला शब्द समझ जाएंगे। अब आप ये समझिए कि वेव फ्रंट बनेगा कैसे। जैसे हम कहते हैं कि एक बल्ब है, एक प्रकाशिक स्रोत है यहाँ पर, यह सपोज ये बल्ब है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें चारों तरफ क्या हो रही है? निकल रही हैं। प्रकाश किरणें ना करके हम कहें कि प्रकाश तरंगे चारों ओर निकल रही हैं। तो जिस तरह से, जैसे शांत जल में आप क्या करिए, एक पत्थर शांत जल में फेंक दीजिए, तो आप समझते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे चारों तरफ वेव्स बनने लगती हैं, है ना। तो ये जो एक पृष्ठ होता है, कहीं कहीं पर उभरा होता है, फिर कहीं कहीं डाउन होता है, फिर उभरा, फिर डाउन, फिर उभरा, फिर डाउन। तो ये उभार वाला जो पृष्ठ होता है वो समान रूप से होता है। फिर गहराई जो डाउन रहता है वो भी समान रहता है। फिर ऊपर होता है यानी उभरा हुआ भाग, वो भी समान रूप से एक उभरा रहता है, वो पृष्ठ बनता है, एक समान दिखता है ना। तो उस समय जो कण होते हैं वो कंपन की समान कला में होते हैं। तो यह एक उभार, या फिर हम कहें कि एक जो डाउन वाला होता है थ्रस्ट, वह, या फिर हम कहें उभार, इसी को हम क्या कहते हैं? एक वेव फ्रंट कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? एक हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। ये तो हमने जल में देखा ना, ये विजुअल एग्जांपल है, हमको दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश से जब यहां से ऐसे निकलती हैं तरंगे इस रूप में, ठीक है, तो किसी एक पृष्ठ के, जैसे ये चारों ओर होगा, हालांकि हम पूरा नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये वेव्स बनी है, यहाँ पर बहुत से कण इस पृष्ठ पर होंगे और इस पृष्ठ के सभी कण अगर कंपन की समान कला में हों तो इस पृष्ठ को ही हम क्या नाम देंगे? एक वेव फ्रंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट नाम देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं तरंगाग्र के प्रकार। तरंगाग्र के प्रकार, तो प्रकार क्या कैसे कैसे होता है? नंबर एक होता है हमारा गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? जब हमारा प्रकाशिक स्रोत बिंदुवत हो, जैसे यह बिंदुवत प्रकाशिक स्रोत है, तो यहां से ऐसे गोलीय तरंगाग्र निकलेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु रूप में हो, क्या हो? बिंदु रूप में हो। जब बिंदु रूप में होगा, अर्थात जैसे यहाँ पर ऐसे बिंदु रूप में है, तो तरंगाग्र ऐसे चारों ओर निकलेगा और यहाँ पर चारों ओर निकलेगा और इससे समान दूरी पर जो कण होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे, तो ये ऐसा गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, चारों ओर। अब आप ये तो समझ गए होंगे, आप चाहें तो इसे मिटा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो वीडियो को पॉज करें और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसे हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा आएगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है? जब
प्रकाश स्रोत क्षण या रेखा के रूप में हो। ठीक है, मतलब जैसे शादी विवाह या किसी फंक्शन में जानते हैं आप, रॉड यानी ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, इस तरह से बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा, है ना, चारों ओर। और उसके बाद हम समझते हैं तीसरा अपना समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, जब बिंदु प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, जब बिंदु प्रकाश स्रोत होता है तो इससे अधिक दूरी पर, जैसे पहले ऐसा वृत्ताकार यानी गोलाकार तरंगाग्र ऐसे बनता है, लेकिन जब बहुत अधिक दूरी बढ़ जाती है तो ये लाइनें क्या होती है, लगभग सीधी नजर आने लगती है। तो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी पर जो ये तरंगाग्र बन रहा है, इस पर यदि किसी छोटे से पृष्ठ की हम कल्पना करें तो यह क्या बनेगा, एक हमारा समतल तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट के कितने टाइप होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार यानी रोलिंग वेव फ्रंट होता है, और प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन, साथ में हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस प्रिंसिपल में तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार को समझा। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। और भूलिएगा नहीं, अगले दिन 7:30 पर लाइव क्लास हमारी होगी इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।